अपन ने कुछ बातें यहाँ पर सीखी थी कि वाद्य के जो अपनी जो लिपि है जो घोष की, उसमें अपने कुछ दंड है, गण दंड, चरण दंड, पुनश्चरण, घट चिन्ह है, फिर इसके बाद निरंतर का कैसा चिन्ह होता है, ये चिन्हों के बारे में अपन ने सीखा था। आज उसके थोड़ा सा इसमें आगे अपन बढ़ेंगे, जिसमें अपने जो वाद्य होते हैं उन वाद्यों के वादन किस प्रकार होंगे, उसका कुछ अपन ने इसके वाद्य के आधार पर वादन की कुछ अपन ने शब्द तय किए। जैसे अपने पास में एक प्रकार वादन आता है जिसको हम बजाते हैं, जिसमें आनक, पणव, झल्लरी, त्रिभुज, इस प्रकार के वाद्य हैं। तो इन वाद्यों में हम ऐसा मानते हैं कि हमने जो लिपि में लिखा हुआ है, जिसमें आनक को हम त के उच्चारण से वादन करते हैं, तो त यानी आघात देना, तो उसको त होता है। इसी प्रकार से एक त्र का भी उच्चारण हम करते हैं इसमें रणन बजाने पर त्र का उच्चारण होता है। वैसे ही पणों में ध्वंकार का उच्चारण होता है, झल्लरी में झंकार, उसी प्रकार त्रिभुज में टंकार का उच्चारण हम करते हैं। तो जो वादन जिस वाद्य के आधार पर ध्वनि उत्पन्न होती है वह धंकार, टंकार, झंकार, इस प्रकार की के वाद्यों का वादन होगा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आनक में हमारी दो सारिकाएं होती हैं। इस सारिका में से एक सारिका पर हम जब आघात करते हैं इस प्रकार से, तो ये टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा अपन मानते हैं। इसी प्रकार से दोनों सारिकाओं पर को एक साथ अगर अपन आघात करते हैं तो थ का उच्चारण होता है। इसी प्रकार से दोनों आघात को जोर से दबाने पर थ का उच्चारण होता है। इस प्रकार से अपन ने ध्वनि जो माप है उसको इसमें रखा है। ठीक है। तो आनक में जो आघात होने पर एक सारिका से आघात होने पर त, उसी पर जो जोर से हम आघात करते हैं तो त्र, उसी प्रकार दोनों सारिकाओं पे थ और दोनों सारिकाओं को जोर से दबाने पर थ। उसी प्रकार पणों से ध्वंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, झल्लरी में झंकार और त्रिभुज में टंकार, इस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये अपने जो है ये अपने स्वर। अब ये बजाने वाले हैं। अब फूकने वाले जो स्वर हैं हमारे पास, फूकने वाले स्वरों में हमारे पास वंशी, शंख और श्रृंग वाद्य, सभी हमारे श्रृंग वाद्य होते हैं। ठीक है ना। इसमें स्वरग, नागान, तूर्य, ये सब फूकने वाले वाद्य हैं। इन फूकने वाले वाद्यों के लिए हमारे पास निश्चित स्वर हैं। जो हमारे स्वर हैं उस स्वरों के माध्यम से हम इस पर वादन करते हैं। तो स्वर कौन कौन से हैं, तो हमको ध्यान में आता है कि हमारे पास 7 स्वर हैं। उस 7 स्वरों में हम वादन करते हैं। तो हमारा पहला स्वर सा है, जिसको अपन षड्ज के नाम से बोलते हैं। दूसरा री यानी ऋषभ, ग से गांधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत, नी से निषाद। इस प्रकार के स्वर हैं। इन स्वरों में मुख्य रूप से सा स्वर जो है, सा स्वर और प स्वर, सा स्वर और प स्वर दोनों अचल स्वर होते हैं। ठीक है। जब हम वादन करते हैं तो क्रमशः सा से शुरू होता है। तो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, इन सब के बीच में भी जो स्वर आते हैं उनको हम विकृत स्वर बोलते हैं। विकृत स्वर। अब इन विकृत स्वरों की पहचान कैसे करना, तो विकृत स्वर में जैसे री है, तो री के नीचे डंडा होने पर यह विकृत की निशानी हो जाती है। वैसे ही ग के नीचे में अगर मान लो बिंदु एक रेश हो गई तो यह ग हो जाता है। वैसे ही म, ध जो है, ध के नीचे आने पर ध विकृत स्वर हो जाता है। यानी इसी प्रकार से नी के बीच में एक डंडी नीचे आने पर नी जो स्वर होता है वो विकृत स्वर हो जाता है। इस प्रकार से हमारे 7 स्वरों के बीच में भी एक विकृत स्वर का प्रकार होता है। ठीक है।
अब इसके बाद में हम ध्यान में आता है कि हमारे स्वर जो है, हम वंशी में स्वरों का वादन करते हैं और शंख में भी स्वरों का वादन करते हैं, ठीक है। लेकिन हम ध्यान में देते हैं कि जो हमारा स्वर 7 स्वर है, इन 7 स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्वर होता है मंद्र सप्तक। तो ये सप्तक के प्रकार हुए, तो ये 3 स्वरों में मंद्र सप्तक, दूसरा मध्यम सप्तक और तीसरा तार सप्तक, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे करना, तो मंद्र स्वर जैसे री है, री के नीचे में अगर मान लो कोई बिंदु आती है, बिंदु हम यहाँ पर खींचते हैं, तो ये मंद्र सप्तक की पहचान होगी। वैसे ही मध्यम में किसी प्रकार का भी हम कोई चिन्ह अंकित नहीं करते। तार सप्तक में री है, तो ये ऊपर में अगर हम बिंदु लगाते हैं तो ये तार का सप्तक होता है। तो इस प्रकार से मध्य में नीचे बिंदु और ऊपर में तार का बिंदु, मध्यम में किसी प्रकार का बिंदु नहीं होगा। अब विकृत स्वर की पहचान कैसे करना, तो हमने बताया कि विकृत, अगर इसी में विकृत स्वर आते हैं तो री अगर आता है तो हम नीचे में बिंदु आते हैं तो विकृत स्वर होगा, रे में नहीं होगा और ग में, रे में यहाँ पे इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये विकृत स्वर है। लेकिन अगर मंद्र में देश के आगे नीचे बिंदु होगा तो यह मंद्र सप्तक का री जो है मंद्र सप्तक का विकृत स्वर होगा। रे में किसी प्रकार का बिंदु नहीं है और यहाँ पर ऊपर में अगर हम बिंदु लगाते हैं री में तो यह तार सप्तक का री स्वर तार सप्तक का विकृत स्वर कहलाएगा। इस पर यह सप्तक को 3 भाग में बांटना, इसमें मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक, तार सप्तक। यह तार सप्तक की पहचान, मंद्र सप्तक की पहचान, मध्यम सप्तक की पहचान और तार सप्तक की पहचान। इसी प्रकार विकृत स्वरों में भी इस प्रकार से इसकी पहचान हम करते हैं। अब वंशी में हम 7 स्वरों का वादन करते हैं, 7 स्वर के साथ में विकृत के साथ में सप्तक, इतने स्वरों को हमको बजाना होता है। तो उसकी हमने पहचान अभी बताई है, किस प्रकार से पहचान होगी। शंख में हमारे पास में 5 स्वर होते हैं, तो शंख में मुख्य रूप से हम वंशी के स्वरों में से 3 स्वरों का उपयोग करते हैं, सा, दूसरा ग और तीसरा प। अब इसमें हमारा जो सा होता है तो 5 स्वर कैसे हुए, तो इन्हीं स्वरों में से सा स्वर और प स्वर ये 2 बार हो गए। इसका मतलब सा जो है वो मंद्र सप्तक का सा होगा, प मंद्र सप्तक का होगा, सा मध्यम होगा, ग मध्यम होगा और प मध्यम होगा। तो इस प्रकार से 2 स्वर मंद्र सप्तक के और 3 स्वर मध्यम सप्तक के, इतने स्वर मिलाकर हमारे शंख के 5 स्वर होते हैं। तो इसका वादन सा पा सा गा पा, इस प्रकार से स्वर होगा। वंशी के स्वरों में पहला स्वर सा, दूसरा प, ग और तीसरा प, ये तीनों स्वरों को अगर हम ले लिया जाए तो ये शंख के स्वर आ जाते हैं। इसलिए शंख को केवल फूंक कर वादन करना होता है, वंशी में स्वरों को की ऊंचाई को धीरे धीरे बढ़ाना होता है। इस प्रकार से यह सप्तक हमारे पास में, इतना लिपि में हमको स्वर की पहचान के लिए मुख्य रूप से ध्यान देना आवश्यक है। इतना चीज़ हमको अभी ध्यान में आ गई होगी ऐसा मैं समझता हूँ। कल के सत्र में अपन आनक के साथ में कैसे केरवा ताल में वादन करना, इसका अपन अभ्यास देखेंगे।